में हमने देखा था कि कैसे फ्रांस ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, जिनमें से पहला देश निकल कर आया इटली। इटली नेपोलियन बोनापार्ट के समय में 3 खंडों में विभाजित था। तीनों ही खंड सिस्पाइन, लुगुलियन और ट्रांसपेडेन के नाम से जाने जाते थे। इन क्षेत्रों में एक एकीकृत होने की भावना थी। जैसे फ्रांस की राष्ट्रवादी भावना ने वहाँ पर राजा चार्ल्स दसम, राजा लुई फिलिप को हटा दिया और जनतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, जिससे फ्रांस का अब विकास हो रहा था। ठीक वही प्रक्रिया यूरोप के अन्य देश भी अपनाना चाहते थे और इनमें पहला देश का नाम आया इटली। इटली उस समय 300 खंडों में विभाजित था। 300 खंड को एकीकृत करने का प्रयास सर्वप्रथम गैरिबाल्डी करते हैं। गैरिबाल्डी गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। नाविक अर्थात जलयान चलाने वाला, पानी में जहाज चलाने वाला। नाविक होते हुए यह इटली के लिए सशस्त्र क्रांति करते हैं और पूरे देश में इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्मित कर देते हैं। इन्होंने अपने 10,000 नवयुवकों के साथ 10,000 नवयुवकों के साथ इटली के 2 बड़े राज्य नेपल्स और सिसिली इनको जीत लेता है और जीतने के बाद अपने राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप देता है तथा अपना पूरा जीवन किसान के रूप में व्यतीत करता है। किसान के रूप में व्यतीत करता है। कहा जाता है इसने दोनों राज्यों को जीतने के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया। लाल कुर्ती सेना का गठन किया, जिस सेना में 10,000 नवयुवक शामिल थे। इन नवयुवकों ने गैरिबाल्डी को जीत दिलाई ही, साथ ही इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। इस पृष्ठभूमि के निर्मित होते ही इटली के अन्य कई विद्वान इस क्रांति अर्थात एकीकरण में शामिल हो गए। इसके बाद नाम आता है मेजीनी का। गैरिबाल्डी के बाद नाम आता है जोसेफ मेजीनी का। जोसेफ मेजीनी इटली के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे, जो इटली का एकीकरण सशस्त्र क्रांति द्वारा करना चाहते थे। गैरिबाल्डी के बाद यह ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से इटली के एकीकरण की निमित्त पृष्ठभूमि निर्मित की और इन्हें इटली का एकीकरण का बौद्धिक पृष्ठभूमि निर्माता भी कहा जाता है। बौद्धिक पृष्ठभूमि निर्माता भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। ये दोनों ही संगठन इटली को पुनः उस स्थिति में ला देते जैसा वो पिछले कई सौ सालों से था, परंतु वियना सम्मेलन में इसे पुनः 300 भागों में बांटा गया और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस बटी क्षेत्रों को
क्षेत्रों के लोगों में राष्ट्रवाद को उजागर किया और यही राष्ट्रवाद आगे चलकर इटली के एकीकरण में पूर्ण रूप से सहायक बनेगा, जिनमें गैरिबाल्डी और मेजिनी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हम जानेंगे कैसे काउंट काबूर इन योगदानों को एक मूर्त रूप प्रदान करेगा। मेजिनी के बाद इटली में सबसे ज्यादा योगदान दिया किसी ने, तो वो थे काउंट काबूर। काउंट काबूर सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय द्वारा इनको 1862 में प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनते ही काउंट काबूर पूरे इटली का एकीकरण एवं सैन्यकरण शुरू कर देते हैं। जिससे पड़ोसी देशों एवं पड़ोसी राज्यों में उथल पुथल स्टार्ट हो जाती है, और इन सभी प्रक्रियाओं को हम इटली के एकीकरण के दौरान देखेंगे। तो आइए इटली के एकीकरण की सारी प्रक्रियाओं को हम जानते हैं बारी बारी से। पहली है, इटली अनेक वंशानुगत राजाओं एवं बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। हैब्सबर्ग साम्राज्य प्राचीन इटली का साम्राज्य था, जो वियना सम्मेलन के बाद 300 खंडों में बट गया था, जिसे बाद में नेपोलियन ने इसको 3 खंडों में बांटकर शासन किया, लेकिन पुनः 1815 के वियना सम्मेलन अर्थात मेटरनिख की अध्यक्षता में इसको पुनः उसी स्थिति में ला दिया जाता है। अगला है, सन 1830 के दशक में जुसेप मेजीनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम का निर्माण किया तथा अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी बनवाया। तो हमने देखा कि इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिनमें से मेजीनी भी थे, और मेजीनी ने इनके इटली के एकीकरण में कई संगठनों बनाए और इसके द्वारा इसका एकीकरण पूर्ण किया। अगला पॉइंट है, 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता के पश्चात युद्ध के द्वारा इतालवी राज्यों को संगठित करने का दायित्व सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक इमैनुअल द्वितीय पर आ गया। तो हमने देखा कि इमैनुअल द्वितीय गैरिबाल्डी के समय में भी राजा थे और काउंट काबूर के समय में भी राजा थे, और इन दोनों लोगों को जो कार्य सौंपा गया था, इन दोनों लोगों ने पूर्ण रूप से किया, और इसके पीछे राजा विक्टर इमैनुअल के योगदान को भी हम कम नहीं आंक सकते। अगला पॉइंट है, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व करता मंत्री प्रमुख काबूर ने फ्रांस और सार्डिनिया पिडमाउंट के मध्य कूटनीतिक संधि कराई। उस समय इटली के एकीकरण के समय में फ्रांस और ऑस्ट्रिया 2 अवरुद्ध थे, लेकिन काउंट काबूर ने फ्रांस से संधिया कर उसे तटस्थ कर दिया एवं पूरे इटली को संगठित करके ऑस्ट्रिया से युद्ध हेतु इटली को तैयार किया, ताकि इटली का एकीकरण जल्द संभव हो पाए। आगे है, सन 1859 में सार्डिनिया पिडमाउंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में नियमित सैनिकों के अतिरिक्त जुसेप मेजीनी एवं गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया, अर्थात सार्डिनिया पिडमाउंट अब पूरे इटली के एकीकरण का नेतृत्व करने लगा, और नेतृत्व करते करते सार्डिनिया पिडमाउंट पूरे इटली का केंद्र बन गया, और केंद्र बनते ही सभी नवयुवकों एवं गैरिबाल्डी मेजीनी जैसे विद्वानों ने इटली के एकीकरण हेतु अपना पूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। सन 1860 में वे दक्षिण इटली एवं 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए तथा स्पेनी शासकों को हटाने के लिए किसानों की मदद प्राप्त करने में सफल हुए।
सन 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो 1861 में इमैनुअल द्वितीय जो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे, अब एकीकृत इटली के राजा बन गए। अर्थात जो व्यक्ति छोटे से राज्य सार्डिनिया का शासक था, पूरे इटली का शासक बन बैठा। सन 1866 में वेनेशिया को भी इटली में मिला दिया गया। सन 1870 में फ्रांस तथा प्रसा के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांस ने अपने सैनिकों रोम से हटा लिए। इस अवसर का लाभ उठाकर इटली की सेनाओं ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। मेपल राज्य भी इटली में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। अर्थात हम देखेंगे कि प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध का लाभ इटली उठाता है। इन दोनों के युद्ध के बीच इटली अपने राजधानी रोम पर आक्रमण कर देता है, जिससे इटली में अब रोम भी सम्मिलित हो जाता है। अर्थात अब इटली की सारी भूमि, अर्थात 300 खंड वर्ष 1871 तक पूर्ण रूप से मिल जाते हैं और इटली के एकीकरण का कार्य खत्म होता है।